भाषा का कितना महत्व है मीडिया सेक्टर में? क्या भाषा के आधार पर मीडिया बटा हुआ है? बांटना नहीं कहेंगे बल्कि उसको पहुंचना कहेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान भाषा का क्या महत्व होता है? क्या है जो आपने अनुभव किया? ग्राउंड रिपोर्टिंग, अब देखिए क्या वजह थी कि आप पत्रकारिता में आ गए? आप लॉ ग्रेजुएट है, आपने डेंटल सर्जरी की भी पढ़ाई की है, बहुत सारे और भी आयाम थे जहाँ आप जा सकते थे। रीजन उसकी वजह मुझे पत्रकारिता में आने के बाद पता चली, उससे पहले नहीं। क्योंकि मीडिया जगत जो है बदनाम हो रहा है, लोग कहते हैं कि अरे मीडिया भी इस तरह हो गया है। किस भाषा में आजकल पत्रकारिता हो रही है, किस भाषा में पत्रकार अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कई लोगों को लगता है कि हम सोशल मीडिया हमारा पर्सनल स्पेस है और हम अलग हैं, मतलब पत्रकारिता हम अलग करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप अलग होते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में क्या महिलाओं को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल है ऐसा, और सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, हर प्रोफेशन में है। आप कह रहे थे कि महिला तो आप आगे बढ़ जाती है, लेकिन महिला होने की वजह से तो मुझे चुनौतियां मिल रही हैं। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता है उससे। कोई भी लड़की अगर आए पत्रकारिता में तो कोई टेंशन नहीं है, ये आप कहीं पे भी जाएंगी आपको यही फील करना पड़ेगा, यही आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन इसको झेल लीजिए। अगर कोई लड़की कहीं पे भी जाके शिकायत कर देती है कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो उस ऑफिस में है, उस कॉलेज में है, उस लड़की से इस तरह से बचने लगेंगे जैसे तो पता नहीं कि उसने वो कोई झूठा इल्जाम लगा देगी आपके ऊपर। आप सबसे पहला हक तो लड़की का तभी मार लेते हैं जब आप उसकी पैदा होने पे खुशी तक नहीं मनाते। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो जो भी लड़कियां, और इसके पहले आपने एनडीटीवी में काम किया है और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव है आपका, और आपने बीडीएस बैचलर इन डेंटल सर्जरी किया है, आप लॉ ग्रेजुएट भी है और पत्रकारिता में वर्तमान में है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कविशाला के बारे में बताना चाहूँगा। मई 2016 में कविशाला की शुरुआत हुई। इसको शुरू करने का जो उद्देश्य था, मकसद था, वो था कि जो लोग लिखना चाहते हैं, जो कहानी लिखना चाहते हैं, जो कविता लिखना चाहते हैं और जिन्हें कोई मंच नहीं मिलता, वो उसे कहाँ पर लिखे, कहाँ फीचर कराए, उनके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और आज 5 साल में कविशाला के लगभग हर महीने 1 करोड़ पाठक है जो उसे पढ़ते हैं इसकी वेबसाइट में। 15 से ज़्यादा भाषाओं में आप अपनी कोई भी कविता या कहानी उसमें सबमिट कर सकता है जो प्रकाशित होती है। इसके साथ-साथ लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है कवि और लेखक जो है इससे जुड़े हुए हैं और 3 लाख कहानी और कविताएँ इसमें का संग्रहण मतलब अब तक हो चुका है इसमें। तो ये एक 5 साल की जो जर्नी थी कविशाला की, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। जो थीम है शी द लीडर, इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो भी कोई भी महिला या कोई भी महिला जो अपने क्षेत्र में अलग कर रही है, बेहतर कर रही है, जिससे कुछ सीखा जा सकता है, उन्हें हम कविशाला के मंच से जोड़ते हैं और उनकी कहानी, उनका काम लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग और बेहतर काम कर रही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी है मैंने आपकी, और साहित्य हो गया, भाषा हो गया, इन सभी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इसके साथ-साथ महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या चुनौतियों का सामना करता है, तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या वजह थी कि आप पत्रकारिता में आ गए? आप लॉ ग्रेजुएट है, आपने डॉक्टर की भी पढ़ाई की, मतलब डेंटल सर्जरी की भी पढ़ाई की है, बहुत सारे और भी आयाम थे जहाँ आप जा सकते थे, लेकिन पत्रकारिता अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया जिनेंद्र, और कविशाला का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि ऐसे ही, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे इंसान को इतना कोई सेलिब्रेट किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन स्टिल आप लोगों ने ऐसा सोचा, तो बहुत-बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, ताकि मैं भी अपनी बात रख पाऊँ। और बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माध्यम भी है कि हाँ, जहाँ पे सच में उन लोगों को प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, जो अपना जो कविता है या पोएट्री जो भी है, शायरी है, सब वो उनको एक जगह मिले जहाँ पर और भी लोग उन्हें जान पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं पत्रकारिता में क्यों आई, उसका रीज़न, उसकी वजह मुझे पत्रकारिता में आने के बाद पता चली, उससे पहले नहीं। क्योंकि मैं एकदम, कुछ मेरे हालात इस तरह के थे, मेरे घर के हालात ऐसे थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि मैं पत्रकारिता में आ गई। एनडीटीवी मीडिया इंस्टीट्यूट के अंदर मैं डिप्लोमा करने गई थी और वहाँ से ही फिर मुझे जॉब मिला, फिर रिप्लेसमेंट हुई एनडीटीवी में, और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो बहुत ज़्यादा, उसके पीछे बहुत, मतलब शायद सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो इसी वजह से फिर मैंने वापस उस तरफ मैं नहीं गई, जो मैं जिस चीज़ पे मैंने डिग्री ली थी अपनी, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, और मैं आगे इसी प्रोफेशन में आगे काम किया। लेकिन जब मैं
अब काम कर रही हूँ, अब 10 साल हो गए हैं, तब मुझे एक्चुअली एहसास होता है कि मेरे इस प्रोफेशन में आने का रीज़न क्या था। मतलब जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंस मुझे इस प्रोफेशन में मिला है, शायद ना कहीं और मिलता किसी और प्रोफेशन में बोलने का। यहाँ तक कि जिस इंसान को कभी बोलना भी नहीं आता था, मेरे जैसे इंसान को, जो एकदम एक दब्बू सी लड़की होती थी, और उसने यहाँ पर आके बोलना सीखा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो मिला ही, खैर वो तो किसी भी प्रोफेशन में आप जाते तो मिल जाता। लेकिन जो संवेदनशीलता, जो सेंसिटिविटी मैंने यहाँ पर इस प्रोफेशन में आके सीखी, वो शायद मैं किसी और प्रोफेशन में कभी ना सीखती। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रीजंस हैं जो अब मुझे समझ आते हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत अच्छा फैसला था, चाहे ये ऐसे ही हो गया, मतलब अचानक ही हो गया, लेकिन सोचा समझा नहीं भी था, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तो बस यही सोच। मतलब जब आप पत्रकारिता में आपने इसको चुना, तब कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर काम करते करते मकसद मिल गया, उद्देश्य मिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साथ ये कि 2 तरह के लोग होते हैं ना जीवन में, जैसे 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो उनको वही काम करना होता है जो उन्हें बहुत पसंद होता है, जिसके लिए पैशनेट होते हैं, और एक तरह के लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम उन्हें दे दो, वो उसमें अपना मीनिंग ढूंढ लेते हैं और उसके लिए पैशनेट हो जाते हैं। मैं उन दूसरे लोगों में से हूँ, और इसलिए मुझे ऐसे कभी इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं होता कि मैं वो प्रोफेशन में क्यों नहीं हूँ या इसमें क्यों नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि अगर मुझे कुछ भी काम मिलेगा, मैं वो भी अच्छे से ही करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जिन हालातों से हम निकल कर आते हैं और हमें ये मौका मिला है काम करने का, हम एक्चुअली भी काम कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इसकी इतनी कदर तो होनी ही चाहिए कि मैं उसमें, मतलब उसको लेके कभी ये पछताऊं ना कि यार मैंने क्यों किया। जी। क्योंकि कविशाला जो है वो भाषा है, कहानी है और कविता है, इन सारी चीज़ों पर काम करता है। भाषा का कितना महत्व है मीडिया फ़ील्ड में? आप जिस समूह से जुड़ी है, वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में है और भी भाषाओं में होगा, और कविशाला में भी 15 अलग-अलग भाषाओं में आप अपनी कविता, कहानी सबमिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा का कितना महत्व है मीडिया सेक्टर में? मैं जब से मीडिया में आई हूँ, तब से मैंने कुछ एक इस तरह की बहस तो बहुत देखी है कि शुद्धता नहीं है भाषा में, या टीवी की भाषा में उर्दू और हिंदी, इंग्लिश सबका मिश्रण हो गया है, और वो एक्चुअल हिंदी नहीं है, या इस तरह की बहस तो मैंने बहुत देखी है। लेकिन मुझे लगता है कि शुद्धता से ज़्यादा हमें भाषा को लेकर उसकी संवेदनशीलता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर ज़्यादा डिबेट करनी चाहिए, जो बहुत लंबे वक्त से जो ड्यू है, जो नहीं होती है। और आप किस तरह की हेडलाइंस कई बार देखते हैं, और आप मतलब किसी भी तरह से, या कोई रिपोर्ट जिस तरह से लिख रहे हैं, किसी के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं, वो संवेदनशीलता की ज़्यादा ज़रूरत है उस भाषा को। शुद्धता करेक्ट की जा सकती है, शुद्ध आप उसको बना सकते हैं आप। बल्कि कम्युनिकेशन क्या है, मतलब हमने जर्नलिज्म कम्युनिकेशन में किया है ना, मास कम्युनिकेशन में, तो मेरा काम है एक जर्नलिस्ट के नाते कम्युनिकेट करना चीज़ों को, राइट। अब वो जो भी लोगों की उस वक्त मौजूदा भाषा है, जो भी बन गई है जिस भी तरीके से, अब अगर आप सीबीआई कहते हैं तो गांव-गांव के इंसान को सीबीआई का पता होता है, वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नहीं जानेगा, वो सीबीआई जरूर जानता है। तो धीरे-धीरे लोगों में, जनमानस में वो आ ही जाती हैं, वो शब्द आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से हो, कि वो जो प्रचलित हो जाते हैं। तो आप उसको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लिखने के बजाय आप सीबीआई ही बोलिए, मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, मेरा जो पाठक है या मेरा जो दर्शक है वो समझ पा रहा है मेरी बात को, तो वो कम्युनिकेशन ठीक है। लेकिन कहीं मेरी भाषा से वो, मैं कोई असंवेदनशील चीजें तो नहीं बोल रही हूँ, कोई ऐसी बात तो नहीं कह रही हूँ कि जो किसी मार्जिनलाइज के खिलाफ है या किसी महिला के खिलाफ है। तो ये मुझे लगता है कि उस भाषा पे मुझे, मतलब वो डिबेट हमें ज्यादा करनी चाहिए कि हमारी भाषा एक्चुअली संवेदनशील है कि नहीं। मतलब अगर जो पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है कि लोगों के मुद्दे एक पटल पर आ जाए और उनका समाधान हो, तो भाषा अगर संवेदनशील है तो उसमें शिथिलता चलेगी, मतलब थोड़ा बहुत चलेगा, कि ऐसा नहीं कि वो शुद्ध हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश है तो बहुत सही होना चाहिए, लेकिन अगर संवेदनशील है तो थोड़ा शिथिल हो सकता है ये मतलब ये विषय। मेरा अपना ओपिनियन है कि आप मतलब कभी-कभी लिख सकते हैं, यदा-कदा ना लिखने की बजाय, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। तो मतलब ये सब आप कर सकते हैं, और मेरा मेन काम, ये मेरा फ़ोकस इसलिए है कि मेरे को भाषा पहुँचाना मेरा
या उसका ग्रामर या व्याकरण या शुद्धता को पहुंचाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक विचार को पहुंचाना है, या एक रिपोर्ट को पहुंचाना है, एक सत्य को पहुंचाना है लोगों के पास। अब वो मैं उसमें उर्दू का मिश्रण कर दूं या अंग्रेजी का भी कर दूं, अगर मेरे दर्शक और मेरे पाठक को समझ आ रहा है तो मुझे लगता है मेरा काम हो गया। हाँ, लेकिन हमारे जो साहित्यकार हैं या हमारे जो बाकी लोग हैं, उनको शायद इस चीज पे डिबेट उनको रखनी चाहिए। वो उसमें भी गलत नहीं है अगर वो शुद्धता की तरफ बात करते हैं, लेकिन पत्रकारिता में आप वो एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा है। मेरे हिसाब से पत्रकारिता में हम ना ही उसको एक्सपेक्ट करें। बिल्कुल। हाँ, संवेदनशीलता वो करें, जो मैं बार-बार जिस पॉइंट को मैं बार-बार कहूंगी। बिल्कुल। क्या भाषा के आधार पर मीडिया बटा हुआ है? मतलब क्योंकि इंग्लिश के अलग पाठक है, हिंदी के अलग पाठक है, तो क्या पत्रकारिता में जो पत्रकार है या उनको देखने के लोगों का नज़रिया है या इवन संस्थाओं का जो नज़रिया है, वो भाषा के आधार पर बटा हुआ है? भारत मतलब बटा हुआ में थोड़ा-सा मुझे लगता है कॉनोटेशन थोड़ा-सा नेगेटिव आ जाता है कि जैसे बँटवारा हो गया है लोगों का या कुछ भी है। अभी आप देखिए कि इतनी तरह की जो हमारा जो मीडिया है धीरे-धीरे वो रीजनल होता जा रहा है ना? आप अगर देखेंगे पहले जब अखबारों ने शुरू किए, एक-एक शहर का अखबार निकालना शुरू किया, जैसे भास्कर ने भी या कोई जागरण ने, सबने अपना एक हर एक शहर का एक अलग से 4 पन्नों का एक अलग से निकालना शुरू किए। तो अब वो है, लेकिन उसके अलावा अब धीरे-धीरे ये भी होने लगा है कि जैसे हम डिजिटल मीडिया की बात करें, अब हमारे बीबीसी में आप देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश के अलावा अब हमारे पास गुजराती है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ये सब भी हैं। और यही चीज़ और बड़े मीडिया संस्थान भी कर रहे हैं कि वो अब रीजनल हो रहे हैं। तो उसको बाँटना नहीं कहेंगे, बल्कि उसको पहुँचना कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो जितने लोग हैं, क्या वो सब लोग अंग्रेज़ी या हिंदी उस तरह से जानें? क्यों नहीं उनके भाषा में ही उनको उनकी खबर दी जाए या उनके क्षेत्र की खबर दी जाए। तो बटा हुआ मुझे नहीं लगता कहा जाना चाहिए। वो अच्छा है कि वो डाइवर्स हो रहा है, वो और पहुंच रहा है। अब ये है कि लेकिन हाँ, एक वो 2 चीज़ आप कह सकते हो। आप किसी भी न्यूज़ रूम में जाएँगे, तो आप वो अंग्रेज़ी और हिंदी का अंतर आप बहुत ही अच्छे से विज़िबल पाएँगे, वो दिखेगा आपको बहुत ज़्यादा। व्यवहार में भी आप पाएँगे यही चीज़। उनके जो अंग्रेज़ी के पत्रकार और हिंदी के पत्रकारों में एक अलग व्यवहार होगा, अलग अप्रोच भी होता है, सही बताएँ तो। ये अंतर आप हमेशा पाएँगे। और अंग्रेजी में है, अभी भी वो आप कह सकते हैं एलिटिज़्म है, अंग्रेजी पत्रकारिता में है थोड़ा-सा। उसके अलावा लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि और क्योंकि अंग्रेजी के जो पत्रकार रहे हैं, शायद वो अच्छे संभ्रांत परिवारों से आए हैं, उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास संसाधन थे, तो शायद वो उस तरह से अच्छी किताबें भी लिख पाते हैं, अच्छे टाइम मतलब आप छुट्टी लेकर किताबें लिख पाते हैं, आप छुट्टी लेकर और लंबे वक्त में एक लंबी चीजें कर पाते हैं, रिपोर्ट्स कर पाते हैं और चीजें कर पाते हैं। हिंदी के पत्रकारों में अब वो, क्योंकि हम अब धीरे धीरे आ रहे हैं अंग्रेजी के बाद, अब ऐसे इस तरह से हिंदी भी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा डाइवर्स हुआ है और बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, एक डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है। हाँ, कि अलग अलग राज्यों के लोग अब हिंदी पत्रकारिता में आएंगे, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से भी। तो अब वो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा चेंज भी दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, ये एक वो जो, अगर आपका प्रश्न उस तरह से था कि क्या वो एक न्यूज रूम में 2 अंग्रेजी और हिंदी में आपको बंटवारा दिखता है, वो बिल्कुल है। और उसके पाठकों के मतलब मुझे लगता है कि शायद पाठकों के जो मेंटालिटी है उसमें भी बंटवारा है, वो भी अलग अलग तरह की मेंटालिटी है। और हाँ, लेकिन डाइवर्स होना और रीच होना, भाषाओं में पहुंच के रीजनल भाषाओं में आप अपने अपने छोटे छोटे आपने डिजिटल मीडिया के थ्रू आपने निकाल दिए हैं। बल्कि आप छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स भी देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, इवन जो बिहार के कई रीजनल पत्रकार हैं, वो वहाँ के यूट्यूबर्स काम करते हैं, वो पत्रकारिता करते हैं वहीं के लिए, तो और अपनी भाषा में करते हैं। इवन बिहार में कितनी तरह की भाषाएं हैं, आप और हरियाणा में भी जाएंगे तो चाहे अलग अलग तरह के आपको बोलियां भी मिल जाएंगी, हरियाणा में मिल जाएंगी, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह का है। तो हाँ, वो उस तरह से डाइवर्स हो रहा है, तो रीच हो रही है, तो मुझे लगता है वो अच्छी चीज है। आपने हरियाणा और बिहार का उदाहरण दिया। एक बात आती है, जैसे आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार चुनाव के समय मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग फॉलो की थी। जब कोई भी पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान उसका सबसे बड़ा मकसद ये रहता है कि जो विषय है, जो मुद्दा है, वो लोगों तक पहुँच जाए। उसमें हो सकता है कि भाषा, वो हिंदी का पूरा प्रयोग ना किया, वो स्थानीय भाषा में बोल दिया। मान लीजिए कोई पत्रकार है, वो छत्तीसगढ़ आया, वो बस्तर गया, वो वहाँ पे जो भाषा, वहाँ का ठेठ जो भाषा है, बोली है, वहाँ की भाषा भी नहीं है, वो तो बोली है, उस पे बात कर रहा है, उस पे लोगों के मुद्दों को पहुँचा रहा है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक़्त या ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान भाषा
का क्या महत्व होता है, क्या है जो आपने अनुभव किया है? ग्राउंड रिपोर्टिंग, अब देखिए अगर मैं हिंदी की पत्रकार हूँ तो ऑब्वियसली मैं ग्राउंड पे भी जाऊंगी तो मैं वो हिंदी में ही बात करूंगी, और मेरा जो पूरा दर्शक वर्ग है या मेरा पाठक वर्ग है वो हिंदी का ही होगा। तो अब चाहे वो छत्तीसगढ़ में कोई भी भाषा बोली जाती है, चाहे झारखंड में कोई भाषा बोली जाती है, मुझे वो अगर मुझे दूसरे लोगों तक पहुंचानी है, देश के दूसरे लोगों तक, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ या झारखंड के लोगों तक, तो जाहिर है मैं उस दूसरी भाषा का ही इस्तेमाल करूंगी। लेकिन हाँ, ये समस्या तो आती है कि आप एकदम वो रीजनल भाषा और वो बोली तो आप नहीं समझते हैं, ना ही वो बोल पाते हैं, और थोड़ा एक वो संबंध स्थापित करने में आपके सब्जेक्ट्स के साथ जिनके ऊपर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको समस्या भी आती है थोड़ी। लेकिन वो फिर भी पार्टी जा सकती है, क्योंकि आप जब जाते, अगर आपके पास संसाधन है कि आप किसी क्षेत्रीय व्यक्ति की मदद ले लें और उनके साथ आप काम करते रहें थोड़े दिन, 4-5 दिन लगाकर, 6 दिन लगाकर, तो उतनी समस्या नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी रिपोर्ट्स भी करते हैं जो पूरा पूरा महीना रह के उसी जगह पे, और एक वो प्रॉपर एक अपना एक संबंध स्थापित करते हैं अपने उन लोगों के साथ जिनके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिर पूरा वो कंफर्ट जब जोन में आ जाते हैं तब वो प्रॉपर उनसे बात करते हैं या अपने उनको शूट करते हैं या उनके बारे में लिखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है, लेकिन ज्यादातर ये समस्या होती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है जब हम कहीं पे भी रिपोर्ट करने जाते हैं, तो फिर हाँ, फिर आप किसी स्थानीय व्यक्ति की मदद ले लेते हैं और उस तरह से आप काम कर पाते हैं। मेरे ख्याल से आपका यही प्रश्न था, मतलब मुझे लगा कि कहीं मैं सही से समझी ना हूँ। नहीं, नहीं, प्रश्न यही था, मतलब इसमें मैं एक चीज़ ये भी कहना चाह रहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई नेशनल टेलीविज़न है, उसमें तो इंग्लिश, हिंदी है, बट बहुत सारे स्थानीय पत्रकार होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है। ये पत्रकार एकदम ठेठ अंदाज में रिपोर्टिंग करता है, इसे व्याकरण का उतना ज्ञान नहीं है, उसे भाषा में क्या किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए, कहाँ पर रुकना चाहिए, इन चीज़ों का विशेष ज्ञान नहीं है। बट उसे मालूम है कि संवेदनशीलता के साथ ज़मीन से बिल्कुल। मुद्दों को कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए। अभी आप देखिए, जैसे हम बीबीसी में काम करते हैं और कभी-कभी हमको बीबीसी के जो न्यूज़ चैनल है इंग्लिश का, उस पे भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो एक्सेंट हो, हम वो उनके पैमानों पर तो खरे नहीं उतरते हैं अगर आप ब्रिटिश लोगों के, राइट? लेकिन आप क्योंकि आप इंडिया में हैं और आपको इंडिया की न्यूज़ वहाँ पर बता रहे हैं, तो आप अपने ही उसी ग्रामर या जो भी जिस तरह से आप बोल सकते हो, उसी कम्फर्ट में बोल दो। इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें किसी को समस्या नहीं है। और इस तरह से पूरा वही, जैसे हम शुद्धता की बात करते हैं, शुद्धतावाद होने की जरूरत नहीं है, आपको पहुंचाना जरूरी है ना। आप उस वक्त मेन प्रॉब्लम या मेन चीज क्या है, आपकी रिपोर्ट, आपका विचार, आपकी बात, सच या जो भी आपके सामने जो तथ्य हैं वो पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए शायद मतलब जिस जगह पे मैं काम करती हूँ या पहले भी एनडीटीवी में जहाँ मैं काम करती थी, वहां पर शायद मैंने ये तो नहीं महसूस किया कि अगर आप कोई ठेठ ठेठ इंसान है और आपकी वो बोली और भाषा में वो आ जाता है तो उसमें कोई समस्या। मेरा भी पहले, मुझे एक आधे लोगों ने बोला था कि शायद मैं भी अपने हरियाणवी एक्सेंट में कभी कभी बात, मतलब मेरी भी आती है, तो हुँ। उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे बुराई कभी नहीं किसी है, ने नहीं बिल्कुल, कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब जो रॉ है, ऑर्गेनिक है, आप वैसे ही हाँ, रहे जब आप अच्छी बात है अगर आप अपने को सुधारें, मतलब देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, अपनी स्किल्स को भी आपको बढ़ाना चाहिए। आपके अंदर कोई आपको कोई फीडबैक देता है कि ये चीज आप सुधार लीजिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप एक हिंदी चैनल पे खड़े होकर आप अच्छे से अपनी बात बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं और एक हिंदी एक्सेंट में ही बात करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक न्यूट्रल एक्सेंट में, नॉट हिंदी एक्सेंट बिल्कुल, बट एक न्यूट्रल एक्सेंट में बात करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी को गुरेज होना चाहिए। बिल्कुल। भाषा से जुड़ा हुआ एक और सवाल, आजकल सोशल मीडिया के चलन से फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में पत्रकार भी, मतलब स्वतंत्र पत्रकार जो है वो अपनी बात खुलकर रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं। जैसे मीडिया हुँ। जगत जो है बदनाम हो रहा है, लोग कहते हैं कि अरे मीडिया भी स्तरहीन हो गया है। किस भाषा में आजकल पत्रकारिता हो रही है, किस भाषा में पत्रकार अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखती हैं? यही बात मैं फ़ेसबुक के लिए या सोशल मीडिया के लिए भी कहना चाहती हूँ कि भाषा सिर्फ़ पत्रकारों के लिए ही नहीं है, मतलब हुँ, संवेदनशील होना, हर नागरिक को संवेदनशील होना चाहिए। सही में आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी के लिए कि उसकी लड़की भाग गई। मतलब भाग कैसे गई? मैं जैसे ये भी असंवेदनशील है। मतलब आप ये कहते हैं कि लड़की भाग गई, मतलब भाग कहाँ गई? वो गई, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, वो भाग के थोड़ी ना की है। मतलब उसने बस अपनी मर्ज़ी से शादी की है। आप ये, लेकिन आप जैसे उसमें पढ़ेंगे कि अखबारों में कि हाँ, वो लड़की भाग गई। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो आप सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। मान लीजिए किसी
किसी महिला के बारे में ही हो या मार्जिनलाइज क्लास के लोगों के बारे में ही हो, आप इस तरह की बातें कर देते हैं जो मुझे लगता है कि वो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ये पत्रकारों के लिए नहीं है कि आप वो करें, या सिर्फ किसी नेता के लिए नहीं है कि आपको, भाई साहब, आपको संवेदनशील होना चाहिए और आपको ठीक से बोलना चाहिए, आप सबको ही बोलना चाहिए। तो नहीं, आप जैसे सबको वही होता बोलना है कि जैसी जनता होती है वैसे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, है ना? तो नहीं, अब मैं आप ही उसको जी, आप जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। सब ये सभी की ज़िम्मेदारी है कि भई जो भाषा है आपकी संयमित होनी चाहिए, उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए। लेकिन पत्रकारों की फैन फॉलोइंग है, पत्रकारों के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो उन्हें फॉलो करता है, उन्हें पढ़ता है। आम नागरिक की ज़िम्मेदारी उतनी ही है, मैं मान रहा हूँ। बट मैंने विशेषकर पत्रकारों के लिए इसलिए पूछा क्योंकि किसी पत्रकार को फॉलो करने वाले मान लीजिए 20 लाख लोग हैं। अगर वो एक बार भाषा का संयम खोता है तो मान लीजिए वो काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। वो सही बात है, वो और ये हमने देखा भी है अक्सर कि लोग कितने ज़्यादा बायस्ड बातें कर देते हैं, कितनी सारी ऐसी एकदम कट्टरवादी बातें कर देते हैं, किसी एक समुदाय के खिलाफ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, बिना सोचे समझे, और वो पत्रकार बहुत वो करते हैं। और मेरा उसमें यही कहना है कि सही बात है कि जहाँ आप एक पत्रकार समाज को दिशा देने का काम करता है, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि आप दशा नहीं बदल सकते हैं, पत्रकार नहीं बदल सकता, लेकिन वो दिशा जरूर देता है। हम कभी एक इमीडिएट इफेक्ट के लिए काम नहीं करते कि चलिए आज मैं करूँ और कल उसका कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा, ये बहुत कम होता है। आप एक लॉन्ग रन के लिए काम करते हैं, और आप जो भी आज लिखते हैं या जो भी आप समाज को आज बता रहे हैं, जो विचार दे रहे हैं, वो एक 10-15 साल 20 साल बाद वो लोगों को स्वीकार हो जाता है। आज तो शायद आपकी बात पे कोई सवाल भी खड़े कर दे। अब आप जैसे मैं उसी अब आप जिस जो बात करें शी द लीडर, अब हम आज कैसे लीडर हैं या हम कैसे बात कर पा रहे हैं या हम कैसे नौकरी कर पा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, क्योंकि पता नहीं 20-25 साल 30 साल और पता नहीं कितने सालों से कितनी महिलाओं ने हमारे लिए लिखा, हमारे लिए लड़कियों के अधिकारों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, तब जाकर आज ये वक्त आया, राइट? और उसमें बहुत सारे पत्रकार भी शामिल थे और बहुत सारे आम लोग भी। तो इसीलिए मैं वो कह रही हूँ कि आज जो आप कर रहे हो, आगे जाके आप उस दिशा देने का काम करते हैं। और अगर आप ही इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, आप ही इस तरह की चीजें कुछ भी बोल देंगे बिना सोचे समझे, बिना ये ध्यान दे कि आप कौन हैं, आप मतलब कई लोगों को लगता है कि हम सोशल मीडिया हमारा पर्सनल स्पेस है और हम अलग हैं, मतलब पत्रकारिता हम अलग करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप अलग होते हैं। आपकी अगर पहचान आपकी पत्रकारिता की वजह से है या आपके संस्थान की वजह से कि हाँ आप यहाँ काम करते हैं फला जगह पे, आप वो वही पहचान कैरी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपको वैसे पर्सनली कौन जानता? अगर आप पर्सनली अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते हो, सिर्फ अपने पर्सनल फ्रेंड्स के साथ ही इस्तेमाल करिए, फिर आप ग्लोबल नहीं हो जाइए या फिर हर चीज को पब्लिक नहीं कर दीजिए, राइट? लेकिन अगर आप हैं, मुझे तो अगर आप मैं बीबीसी में काम करती हूँ तो सबको पता है कि मैं बीबीसी में काम करती हूँ, जब मैं कुछ बात कर रही हूँ तो बीबीसी का पत्रकार कह रहा है, वो मुझे किसी और पहचान में नहीं देखता, और वो आप पहचान भी आपकी पत्रकारिता से ही बनी है, तो वो आपको हमेशा ही पत्रकार के तौर पे देख रहा है, तो आप उस पहचान को ही कैरी करते हैं। तो वही मेरा कहना है कि मतलब इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। मतलब मुझे लगता है कि कोई किसी और से भी आप ये सवाल पूछें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप चाहे सोशल मीडिया पर हैं, चाहे आप टीवी पर खड़े हैं, चाहे आप लिख रहे हैं, आप पत्रकार ही हैं। और जो पत्रकारिता का दायरा होना चाहिए, आप उसी दायरे में ही लिखें हर एक जगह पे। आपने जो बात कही कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं आप उसकी आइडेंटिटी को कैरी करते हैं, बहुत बार ये होता है जब पत्रकार अपने विचार को व्यक्त करता है सोशल मीडिया में, तो वो अगर ये नहीं मान लीजिए अगर वो यह मानता है कि नहीं ये मेरे निजी विचार है, मेरे स्वतंत्र विचार है, इसका मेरे संस्थान से लेना देना कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे इसके कारण इसमें मैं कहना चाहूंगी संस्थान की आइडेंटिटी को शायद मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आपकी जैसे अब आप तो बदलते रहते हैं ना संस्थान, आप एनडीटीवी से जाएंगे, बीबीसी जाएंगे, कभी आज तक चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, आपके संस्थान बदलते रहते हैं, लेकिन चीज क्या नहीं बदलती, वो है आपकी पत्रकारिता, राइट? कि आप एक पत्रकार हैं, वो पहचान आपकी परमानेंट है। या तो आप छोड़ दीजिए पत्रकार, फिर आप देखिए अलग फिर आपको शायद उस उतनी कसौटी पर नहीं परखा जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन अगर जब तक आप हैं तो पत्रकार की आइडेंटिटी तो आप हमेशा ही कैरी कर रहे हैं। तो कोई ना कोई चलिए कह ही देगा कि चलिए आप यहाँ के पत्रकार हैं, वहां के पत्रकार हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप है तो पत्रकार ना। तो वो वाली चीज है कि वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भाषा से इतना एक सवाल, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में क्या महिलाओं को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हाँ, सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, आप अगर कोई एक आध अनुभव से बता सके इस बात को तो। कहानी सुनेंगे आप? अच्छा,
बिल्कुल है ऐसा, और सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, हर प्रोफेशन में है कि जहाँ पर मुझे किसी भी लड़की को एक अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मेरे पास अच्छी डिग्रियां हैं, मैं हमेशा बहुत अच्छे संस्थानों में काम किया, अपने आप मैंने वो नौकरियां पाई, मेरा कोई बैक गॉडफादर नहीं था, मैं किसी को जानती भी नहीं थी पत्रकारिता में, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो बस एनडीटीवी मीडिया इंस्टीट्यूट में आई, और उसके बाद मैंने आगे पत्रकारिता को कैरी किया। अच्छा हुआ कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मेरा अनुभव भी अच्छे रहे, बहुत सारे अच्छे लोग भी मुझे मिले और कुछ खराब अनुभव भी रहे। लेकिन सही बात है, कुछ जरूरी नहीं कि मैं अपने खराब अनुभवों के बारे में लिखूं, मैं अच्छे ही ज्यादा लिखती रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब तभी मैं ये कह रही हूँ कि फिर भी उसके बावजूद आपको ये सब झेलना पड़ता है एक महिला के तौर पे, कि आज भी आपके ऊपर क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, राइट। आज भी कोई आपको ये नहीं मानेगा कि आप चाहे कितना ही अपने को प्रूव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो 10-15 लोग ऐसे कोई ना कोई निकल आते हैं जो आपकी काबिलियत को रिड्यूस करते हैं, आपके जेंडर में वो आपको उसको कम करके आंकते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप महिला हैं। तो वो कहते कि आप इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि आप महिला हैं। अरे भाई, मैं महिला हूँ, इस वजह से तो मैं आगे नहीं बढ़, मेरे लिए चुनौतियां थी। आप कह देते कि आप महिला तो आप आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन महिला होने की वजह से तो मुझे चुनौतियां मिल रही हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता है उससे। तो ऐसे तो फिर सारी दुनिया में कितनी महिलाएं हैं, पूरे देश में कितनी महिलाएं हैं। तो वो है कि चुनौतियां किस तरह से, और मतलब हाँ, आप अगर, मैं अपना अनुभव नहीं कहना चाह रही हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे लोग वो अपना आइकन लगाने लगते हैं जनरल कोई भी जो आपने सुना हो या लगा हो कि हाँ भाई हमारे फील्ड में महिलाओं को ये चुनौती की, मतलब एक जनरल बता सकते चाहे तो। ये जनरल यही है, और ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप किसी भी आप किसी भी कहीं भी पहुंची हुई महिला से बात कर लीजिए, आज तक भी, चाहे वो 50 वर्ष की भी है, वो आज तक भी आपको यही कहेगी कि हाँ, आज तक भी उसके जो काबिलियत है उसको जेंडर में रिड्यूस किया जाता है, चाहे वो अपने समकालीन किसी पुरुष से कितना ही आगे निकल गई हो, पढ़ाई लिखाई में भी निकल गई है, एजुकेशन में निकल गई है, नौकरियों में निकल गई है, अब प्रमोशन में निकल गई है, या और किसी भी चीज में, आप किसी भी तरह से आप क्रेडिबिलिटी में निकल गए। क्रेडिबिलिटी भी एक चीज होती है कि लोग किसको मतलब पत्रकारिता में किसको लेकर भरोसा करते हैं। आप हर चीज में भी आगे निकलो और हर चीज में प्रूव भी कर दो, आप अवार्ड्स भी जीत लिए आपने, सब कुछ कर लिया आपने, उसके बावजूद भी आप हमेशा इस तरह से रिड्यूस की जाती हैं। तो मैं जब भी, अगर कोई भी लड़की अगर आए पत्रकारिता में, तो कोई टेंशन नहीं है, ये आप कहीं पे भी जाएंगी आपको यही फील करना पड़ेगा, यही आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन इसको झेल लीजिए, अपना नुकसान मत कीजिए, क्योंकि लोग तो ये हमेशा ही करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बहुत आपको एनकरेज करते हैं, जो आपको साथ भी देते हैं, उस पर फोकस कीजिए। अगर आपको बहुत सारे लोग साथ नहीं देते, अगर आपको बहुत सारे लोग आपको महिला होने की वजह से रिड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि आपको इनकरेज करते हैं, वैसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हीं पे फोकस कीजिए, और वो हमेशा रहेंगे। जैसे मैंने एक बार लिखा भी था कि सावित्री बाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पे गोबर फेंकते थे, है ना। अब गोबर फेंकते थे, लेकिन वो साड़ी बदल के फिर भी अपना काम करते रहती थी, वो अपना काम करती रही, तो उनका नाम तो इतिहास में सब जान गए, अब सावित्री बाई फुले। लेकिन जो गोबर फेंकते थे उनको लोग बोलते थे, आप गोबर फेंकने वाले ही कहते हैं आपको, तो उनको उनका नाम कोई नहीं जाता, उनको कहते हैं हाँ गोबर फेंकते थे, वो लोग गोबर फेंकने वाले लोग हैं। तो वो हमेशा ही रहेगा कि जिसको गोबर फेंकना है वो फेंकते रहे, आप अपना नुकसान मत कीजिए। आपको पता है आप क्या हैं, आप, और बहुत सारे लोगों को पता है आप क्या है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि, अब जैसे होता है ना पॉलिटिक्स में भी होता है, सब लोगों को लगता है अरे भाई ये लोग तो जीत गए हैं और ये सरकार बन गई तो दुनिया तो इनको दे रही। आप ये भी देखिए कि बहुत सारी एक जनता, लाइक 60% जनता उन लोगों को वोट नहीं दे रही है, तो 60% भी है, राइट। तो आप सिर्फ 40% पे फोकस मत कीजिए, 60% पे भी फोकस कीजिए। आपने चुनौतियों की बात की और कहा कि भाई कोई 50 साल भी हो गए उसको, या अपने करियर में वो मान लीजिए शीर्ष पर है, फिर भी एक सवालिया निशान खड़ा होगा ही उसकी काबिलियत पर, या जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जेंडर के कारण, यही है कहने का मतलब, ठीक है। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर या बड़े स्तर पर चुनौतियों का सामना करने से पहले लड़कियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में। अब जैसे मैं अपने आसपास की बात बताता हूँ, अगर कोई बोलेगा कि मैं जर्नलिज्म करना चाहती हूँ, तो उसे पहले ही बता दिया जाएगा ये लड़कियों का काम नहीं है, और ये शायद मेरे आसपास नहीं, ये बड़े स्तर पर है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है, और यही मुझे ऐसा लगता है कि तुम, ये लड़कियों का काम नहीं है, या लड़कियां ये नहीं कर सकती, या ये फील्ड अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए, यही 3 कारण से या 4 कारण ये सही आप कह रहे हैं। इस तरह की जो चीजें मैंने भी
बचपन में बहुत सारी इस तरह की सुनी है, जैसे लोग बोल देते हैं ना कि आसपास अपने परिवार में कोई बोल देता है कि अरे बातचीत में किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो लड़की तो वकील है, नहीं नहीं उससे शादी नहीं, उससे रिश्ता नहीं करेंगे, वो घर नहीं बसा पाएगी, वकील है ना। तो ये सब बातें हमने सब देखी हैं, और बहुत सारे लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि टीचर, लड़की टीचर मिल जाए तो अच्छा है, कमाने वाले भी मिल जाए और घर संभालने वाले भी मिल जाए, सबसे अच्छी जॉब वही है। जैसे और मैंने उसके अलावा वकालत कोई की पढ़ाई की है तो लोग, जैसे आपने वकील का जिक्र किया, बस इसलिए जोड़ रहा हूँ, तो जैसे मैंने वकालत की पढ़ाई की है तो एक जनरल टेंडेंसी शादी के लिए, जैसे अरे नहीं वकील लड़की नहीं है, वो स्वभाव की बहुत तेज हो सकती है, वकील है तेज होगी, बुद्धचंट होगी, तो मैंने ऐसी चीजें सुनी है। ये अब तक है, मतलब आप सोचिए कि मैं मेरे बचपन में सुना था, मतलब मैं कब 20-25 साल पहले की बात कह रही हूँ, और अभी तक भी ऐसे ही चल रहा है कि लोग अभी भी वही सब प्रचलित है कि नहीं नहीं वकील लड़की है तो नहीं घर पर जाएगी। लेकिन देखिए अब वही वही एक ये सारी समस्याएं, सब समस्याएं आपको मिलती हैं, आप पहले घर पे हर चीज का प्रॉब्लम फेस करते हो। और यही चीज मैं और लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप जिन लड़कियों को डिमीन करते हैं या उनकी टांग खींचते हैं या उनको गिराने की कोशिश करते हैं, आप नहीं जानते कि किस किस समस्याओं से, किस किस चुनौतियों से गुजर के वो पहले अपने घर से, अपने आस पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज में, पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़के वो यहाँ नौकरी करने पहुंची है। और आप नहीं जानते ये सब चीजें, और आप उसके बावजूद भी, इतनी मुश्किलों के बाद फिर और मुश्किलें बढ़ाने लग जाते हैं। तो ये सच है। ये आप किसी भी, अभी भी बहुत सारे, जैसे मैं अपने और बताऊं कि एक लड़की है, वो एक कॉलेज में पढ़ती है, और वो मुझे दीदी मानती है, मतलब मैं उससे कभी मिली नहीं, लेकिन हमारी बात होती है और मुझे बताती रहती है मेडिकल कॉलेज में कि किस तरह से कास्टिस्ट स्लर उन लोगों को सुनने पड़ते हैं, कास्टिस्ट कमेंट्स भी उस लड़की को सुनने पड़ते हैं, और साथ में लड़की होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो तो है ही, मतलब उस एक इमेज में बांध दिया जाता है। मतलब अभी भी हर लड़के से इमेज कॉन्शियस होती है कि अगर मैं ऐसा कर दिया तो मेरे कॉलेज के लोग क्या कहेंगे। मतलब टीचर के लेवल पे भी, प्रिंसिपल के लेवल पे भी, हर जगह पे, इवन चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग ही इस तरह से लड़की होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। कोई शिकायत कर दे, अगर कोई लड़की कहीं पे भी जाके शिकायत कर देती है कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो एकदम से जो भी पूरा, चाहे आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो उस ऑफिस में है, उस कॉलेज में है, उस लड़की से इस तरह से बचने लगेंगे जैसे तो पता नहीं कि उसने वो कोई झूठा इल्जाम लगा देगी आपके ऊपर। मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। तो आप सोचिए कि, और उस लड़की ने मतलब बड़ी मुश्किल से आके अपनी एक समस्या सामने कही और उसके लिए न्याय पाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मतलब जो बाकी जो लोग हैं वो किस तरह से उसको उस नजर से देखने लगते हैं। तो आप सोचिए, आपने हिम्मत तो वैसे ही सब लोगों की तोड़ दी। और ये कॉलेज में भी हुआ है, वही किसी जो जिस लड़की की मैं बारे में कह रही हूँ उसके साथ कॉलेज में भी बात हुई है कि जब वो एक्चुअली उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है और वो शिकायत करना चाहती है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर मैं शिकायत करूंगी, मैं कुछ भी बोलूंगी तो मेरे ऊपर ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो टीचर्स हो, मुझे ही उल्टा बोलेंगे और मुझे ही कहेंगे कि मैं एक खराब लड़की हूँ और मैंने ही लोगों को दावत दी है कि मैं, मेरे साथ ऐसा हो या मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई लड़की के अलावा कोई और ये चीजें समझ सकता है। जिसने जिसने सच में फेस किया है ना, उसको उसी को मालूम है कि ये कितनी मुश्किलों से निकलने वाली चीज है। और आप मतलब अपने आप को कैसे एक बंधन उसमें महसूस करते हैं, और पूरी जिंदगी आप इसको, कई लोग तो नॉर्मल समझते समझते निकाल देते, कई लोग तो अवेयर ही, कई लड़कियां तो अवेयर ही नहीं हो पाते कि जिस चीज को आज तक नॉर्मल समझ रही हैं वो कितना, उनके साथ कितना बड़ा शोषण है या कितना गलत हो रहा है उनके साथ। लेकिन अब ये है तो ये ये पूरा मसला कहीं से भी, आप जैसे ही पैदा होती हैं ये तब से शुरू हो जाता है। और कभी मैंने भी थोड़े दिन पहले किसी को लिखा भी था, किसी ने पोस्ट लिखा था कि आप सबसे पहला हक तो लड़की का तभी मार लेते हैं जब आप उसकी पैदा होने पे खुशी तक नहीं मनाते, तो सबसे पहला हक तो आप वहीं पे ही मार लेते हो। तो ये किसी ने लिखा था पोस्ट, मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ सच बात है, मतलब सच लगा मुझे एक्चुअली कि ये सच्ची है कि आप जब से पैदा होते हो तब से ही इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने लगते हैं। लेकिन जैसे आप बोलने लगते हैं तो आपको बोलते हैं कि आप विक्टिमहुड कर रही हैं, आप विक्टिम हैं, आप ऐसा हैं, आप ये, मतलब ये भी नहीं कि आप बोल भी नहीं सकते कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये हो गया अभी। और जैसे आप कुछ बात करेंगे, आप तो स्यूडो फेमिनिस्ट हैं, आप तो फेमिनिस्ट हैं, आप अति फेमिनिस्ट हैं, अति स्यूडो फलाना ढिकाना, पता नहीं ये सब शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आपको पढ़ता है, आपके आलेख पढ़ता है, आपकी जो वीडियो है जिसमें आप विश्लेषण करती है, सरल शब्दों में चीज़ों को समझाती है,
उसे सुनता समझता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होंगी जो सोचती होंगी अगर मैं पत्रकारिता करूंगी तो कुछ आप जैसा बनूंगी या आपसे कुछ सीखूंगी। नहीं, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मैं खुद, मुझे ऐसा लगता है। तो अ, उन लड़कियों को जो लड़कियां पत्रकारिता करना चाहती है आने वाले समय में इस फील्ड में, क्योंकि आपने 10 साल की एक जर्नी देखी है, चुनौतियां भी देखी है, आपको रिकॉग्निशन भी मिला है, आपके काम को स्थान भी मिला है। जो लड़कियां पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। हुँ। तो जो भी लड़कियाँ अगर उनको कहीं पे भी मन में आता है कि वो पत्रकार बन सकती हैं, बिल्कुल वो बन सकती हैं और उनको आना भी चाहिए और आना चाहिए अपने आप को डिस्कवर करने के लिए कि एक्चुअली आप क्या हैं, आप कैसे इंसान हैं, आप क्या चाहती हैं और आप अपने को डिस्कवर करेंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पत्रकारिता में मैंने अपने को डिस्कवर किया। और बाकी आप देखिए वो मैंने पहले भी कहा आप किसी भी प्रोफ़ेशन में जाएँगी, हर जगह पे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, सच बात है इसका। लेकिन आपको अच्छे लोगों पे फ़ोकस करना है और कई लोग बहुत डरे होते हैं कि पता नहीं पत्रकारिता में तो क्या होता है, पता नहीं टाइम इश्यूज़ ये वो। भाई ये सब छोड़ दीजिए टाइम इश्यूज़ कौन-सा कोई टाइम इश्यू कुछ नहीं है। लोगों को लगता है सेफ्टी इश्यू भी कुछ कहते हैं, पता नहीं वो सेफ्टी इश्यू भी कोई कुछ नहीं है। सब बहुत अच्छा एक ऐसी मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से निकली और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ। तो बिना डरे आइए, बिना ये सोचे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हर चीज़ आप फेस कर सकती हैं और आइए और करिए। मतलब कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं रखना है और बिल्कुल भी नहीं। हुँ, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस जो शी द लीडर एक जो कविशाला का टॉक शो था इसको आज समाप्त करते हैं। हर टॉक शो का एक टेक अवे होता है। मुझे लगता है कि आज का जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो आपने सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया, कि जो लोग गोबर फेंकते थे वो आज भी गोबर फेंकते के नाम से जाने जाते हैं और सावित्रीबाई फुले ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कविशाला के इस शी द लीडर टॉक शो को अपना समय देने के लिए और फिर कभी इसी या किसी और मंच में इसी कोई सार्थक विषय के साथ ज़रूर चर्चा करेंगे। तो हमारे पाठकों हमारे जितने भी दर्शक हैं, वो ज़रूर आपके अनुभव, आपके विचारों को सुनकर, हो सकता है जो लड़की सही में पत्रकारिता करना चाहती हो, सुनकर वो कोई निर्णय ले या आगे कुछ सोचे। तो चलिए, इसके लिए समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बहुत-बहुत सर। शुक्रिया जिनेंद्र। थैंक यू, थैंक थैंक यू।